संदेश झूठ से हटके। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेंट बैंकरों की तलाश शुरू कर दी है। एक खबर आई है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने में मदद के लिए मर्चेंट बैंकरों से बोलियां आमंत्रित की हैं। बैंकिंग सलाहकार सरकार को ये बताएंगे कब और कैसे हिस्सेदारी बेची जाए। ये बाजार की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और सही समय पर हिस्सेदारी बिक्री में मदद करेंगे। इस फैसले से सरकारी बैंकों में निजी निवेश बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। हमेशा सरकार कुछ ना कुछ ऐसा ही कहती है कि इससे ये होगा, विश्व में हम नंबर 1 पर आ जाएंगे, विश्वगुरु बन जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसके साथ चलती हैं। लेकिन सीधा सा मतलब इसका यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में भेजे जाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी 20% हिस्सा बेचा जाना है सर, लेकिन ये शुरुआत हो गई है। यानी कि आपके जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो भी अब आपसे उसी तरह का वसूली करेंगे जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक तरह तरह के शुल्क आप पर लाते रहते हैं, कुछ हिडन, कुछ सामने, कुछ आपका स्टेटमेंट देखते हैं तो पता चलता है। मुझ जैसे व्यक्ति को तो स्टेटमेंट देखने की फुर्सत ही नहीं होती, ना कभी देखता हूं, क्योंकि पैसे गिनने भी नहीं आते। सरकार की स्थिति ऐसी क्या हो गई कि उसको एक के बाद एक सरकार के जो संपत्ति थी, संपत्ति ही है, उसको जनता की संपत्ति है, वैसे उसको एक एक कर ठिकाने लगाना पड़ रहा है। कांग्रेसी सरकारों ने जो बनाया उसे मोदी सरकार फटाफट बेचने में जुटी हुई है। हवाई अड्डे, राजमार्ग, पनबिजली और सौर बिजली संयंत्र, कोयला खदान की परियोजनाएं, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कई लाख किलोमीटर की टेलीकॉम फाइबर, हजारों टेलीकॉम टावर, सैकड़ों लाख मीट्रिक टन क्षमता के तमाम गोदाम, 400 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के अलावा कई सरकारी संपत्तियां और जमीनें अब तक बेची जा चुकी हैं। ये सब पिछले 70 साल में बना था। खासकर एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, गैस पाइपलाइन, फाइबर और गोदाम, ये मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के बने हुए हैं। देश के तमाम नागरिकों को बताया जा रहा है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या सब बेच देगी मोदी सरकार? एक एक ईंट बेच देंगे? इसके बाद क्या करेंगे? हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? सुनिए इन्हीं बिंदुओं पर लाख टके की बात शीतल पी सिंह जी के साथ। और शीतल पी सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। हमेशा आप जब कार में मिलते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इतने व्यस्त समय में भी आप हमारे लिए समय निकाल लेते हैं, संदेश के दर्शकों के लिए समय निकाल लेते हैं। हमारे साथ नंदलाल यादव जी, ऋचा जोशी जी, अरविंद त्यागी जी और बहुत सारे हमारे दर्शकगण मौजूद है। साथी हैं, दर्शक नहीं है, ये हमारे साथी हैं। ये पैरेलल पैनलिस्ट हैं सर हमारे। ये हमारे सब लोग पैनलिस्ट हैं और समानांतर हैं। बहुत अच्छे सवाल उठाते हैं, बहुत सारगर्भित टिप्पणियां करते हैं, हमें पता चलता है। सर, भूमिका आपने सुनी, प्रथम वक्तव्य क्या, एक संक्षिप्त, फिर मैं आगे सवाल पर आता हूं सर। देखिए, आपने चूंकि बैंकों वाला मामला बता ही दिया, उसमें मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जब 2014 में मोदी जी आए थे मई में, तो उसी साल के नवंबर में SEBI सेबी जो है हमारी, उसने एक इस तरह का फैसला किया था। इसके पहले ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बारे में ये फैसला था कि वो अपने पास एक सीमा थी, इस सीमा से ज्यादा इक्विटी जो उनके मालिकान हैं, प्रमोटर्स हैं, उन्हीं के पास नहीं रख सकते, उन्हें पब्लिक करना पड़ेगा। ये एक था। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके तालमेल बिठाने के लिए इस तरह के फैसले किए जाते हैं। लेकिन उस समय ये सावधानी बरती गई थी
ये उनके जमाने में हुआ था, मनमोहन सिंह साहब के जमाने में 2010 में। लेकिन ये सावधानी बरती गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने नवंबर में सेबी ने ये फैसला ले लिया कि नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिर उसमें यह हुआ कि इसको समय सीमा क्या दी जाए। तो इसकी समय सीमा बढ़ी, अब 2026 तक ये आखिरी सीमा है। उस क्रम में ये घोषणा हुई है कि बैंक अपने 20% इक्विटी डाइवेस्ट करेंगे जो सरकारी बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के, और उससे देश में चर्चा शुरू हुई, क्योंकि इस सरकार की आर्थिक कार्यकलापों पर लोगों के जो लोग ध्यान से इन सब चीजों को देखते हैं, उन्होंने ये पाया है कि उनके प्रबंधन में ये कोई कुशल सरकार नहीं है, बल्कि जो आर्थिक नतीजे आ रहे हैं इस समय वो ये बता रहे हैं कि जो कार्यकाल मनमोहन सिंह साहब का था और जो कार्यकाल मोदी जी का लगभग उतना हो चुका, तो उससे आगे के कार्यकाल में वो है। इसमें हमारी चाहे जीडीपी की दर का सवाल हो, चाहे हमारे निर्यात की वृद्धि का सवाल हो, मैन्युफैक्चरिंग का सवाल हो, ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन का सवाल हो, हमारे आर्थिक एसेट्स की सुरक्षा का सवाल हो, उन सारे सवालों में ये सरकार कमजोर हुई है। और रुपया जिस तरह से जहां पहुंचा हुआ है, सोने के भाव जहां है, इन सब चीजों से डर लगता है। और आज एक और बड़ी घटना हुई है कि सेंसेक्स जो है पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा नीचे चला गया है। इतना घाटा उसको पिछले 30 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है पिछले 2-3 महीनों में। इधर बहुत तेजी से हुआ है और ये उस समय हो रहा है जब एशिया के दूसरी जो शेयर मार्केट्स हैं, चाहे चीन की हो, हांगकांग की हो, सिंगापुर हो, कोरिया हो या अन्य जापान हो, इन सब में उछाल है, इन सब में वृद्धि हो रही है। इवन अमेरिका की मार्केट बेहतर है, यूरोपियन भी कोई उस तरह से हाल में नहीं है, भारत की ही मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रही है। और यहाँ एफआईआई जो है, यानी जो विदेशी निवेशक हैं, वो अपना पैसा बहुत बड़ी मात्रा में 1 लाख ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर वो निकाल ले गए इस दौरान। तो इस सब से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी चिंता सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार एसेट्स को बेच के अपना खर्चा चला रही है। पिछले मतलब 2014 से 2022 तक के अगर आंकड़े हम लें तो 179 टाइम्स जो है हमारी सरकारी कंपनियों में से डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है विभिन्न श्रेणी में, जैसे एयर इंडिया वगैरह का है, कंटेनर कारपोरेशन का है, और आपका भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का है, और ये सब बड़े बड़े नाम हैं, इनमें हुआ। तो ये काफी बड़ी मात्रा है और इसमें करीब 4.5 लाख करोड़ इससे सरकार ने प्राप्त की है। अब सरकार सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें और ये बनाने के, हाईवे वगैरह के अलावा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं दिखा पाती। ज्यादातर फैशनेबल काम ज्यादा है कि हमने एयरपोर्ट वगैरह लिए जो फिर प्राइवेट में दे दिए गए। एयरपोर्ट के लिए जमीनें किसानों से ली गई और सरकार ने उसका पैसा दिया और उसके बाद 50-50 साल की लीज जो है आपने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं जिन पर लोग चौंकते हैं। एक तो इस बात पर भी चौंकते हैं कि ये सरकार अपने प्रचार में, और ये पार्टी अपने प्रचार में हमेशा कहती रही कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने आगे सब ठीक कर दिया है, या हम ठीक कर रहे हैं, या हम अब भविष्य में बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, या हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। इस तरह के दावे और कोई नहीं करता था, ये करते हैं। तो चूंकि ये दावे करते हैं इसलिए इनकी परीक्षा भी होती है, और परीक्षा में जो पिछले आंकड़े हैं उनको सामने रखा जाता है, और जब उनको सामने रखा जाता है तो कठिनाई होती है। अब पाया जाता है कि ज्यादातर मामले या तो झूठ है, एक मामले में ये कुशल है कि ये सरकार आंकड़ों को छुपाने की बड़ी कोशिश करती है। बहुत कम जानकारियां बाहर आ पाती हैं, बहुत अध्ययन होने पर जानकारियां निकलती हैं। अभी एक आर्थिक अध्ययन आया है, आर्थिक अध्येता जो है वो खुद मतलब जो आजकल की नई आर्थिक प्रणाली है उससे और वो जो है इस सरकार के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, और उनके अध्ययन में आया है, बहुत डिटेल अध्ययन, आजकल उस पर बहुत चर्चा हो रही है, कि करीब 100 करोड़ लोग हमारी आबादी के ऐसे हैं जिनकी कुछ भी खरीदने की कोई ताकत नहीं बची है। यानी वो बाजार में सिवाय अपना रोटी दाल किसी तरह भोजन करने के, और वो किसी भी तरह के मतलब मार्केट इकोनॉमी के लिए जो बूस्टर्स होते हैं, कार खरीदना, फ्रिज खरीदना, या उससे और दूसरी सुविधा की चीजें खरीदना, होटलों से मंगा के खाना खाना, स्विगी वगैरह में, टैक्सी हायर करना, जहाज पे चलना, विदेश जाना, मतलब उनकी कोई आर्थिक गतिविधि में कोई हिस्सेदारी नहीं है, और वो सिर्फ जिंदा है। अब बताइए 140-45 करोड़ की हमारी आबादी है,
क्योंकि सेंसेक्स भी नहीं हुआ तो आबादी का भी आंकड़ा, ये पहली बार है इस देश में इतने वर्षों के बाद। एक साल तो चलो वो बहाना हो गया था कि कोविड था, अब क्या 5 साल हो रहे हैं, 4 साल हो रहे हैं, अभी तक जनगणना कब होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे पास वो आंकड़े भी नहीं है। जो आंकड़े पहले होते थे, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिया गया, और पूरी कोशिश की जाती है कि बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई के, अर्थव्यवस्था के विकास के आंकड़े कैसे बनाए जाते हैं, ये सब सूचनाएं आना बिल्कुल मुश्किल और दुर्लभ हो गया है। तो ऐसे में जो कुछ इंफॉर्मेशन फिर भी निकलती है, उसके अध्ययन से ये सूरत आती है। सिर्फ यही हम लोग बार बार सुनते हैं, हम चौथी इकोनॉमी हो गए, पांचवी हो गए, तीसरी हो रहे हैं, दूसरी हो रहे हैं। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 145 करोड़ का दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश अगर सिर्फ भोजन ही करेगा तब भी उसकी ग्रोथ होगी, तो उसमें कोई आप का जादू नहीं है। आप बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या हाल है, हम पीछे क्यों चले गए? आप बताइए कि एक्सपोर्ट में हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप बताइए कि सर्विसेज के अलावा आपके पास है क्या? आप बताइए कि अगर रेमिटेंस ना आए, हमारे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं गल्फ में और दुनिया के सब हिस्सों में जाके, और वहां से अपना घर चलाने के लिए पैसा न भेजें, तो हम कहाँ हैं? इन सवालों के उत्तर नहीं है। इन सवालों के सभी उत्तर नकारात्मक पृष्ठभूमि में ले जाते हैं। पता लगता है कि ये वो सवाल है जिनका कोई हल नहीं है। आपने मेक इन इंडिया चलाया था, उसका क्या हाल है? बताइए कितना फीसद आपने मेक इन इंडिया में किस क्षेत्र में क्या वृद्धि की है? ये सब बातें ही गायब है। अब दूसरी बातें आ जाती हैं धार्मिक, और आप कुंभ करा रहे हैं, आप राम मंदिर बना रहे हैं, आप धार्मिक मुद्दों पे आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे बहस करा रहे हैं, पाकिस्तान पे करा लेंगे कभी, तो मुसलमानों के किसी 3 तलाक पे करा लेंगे, इन सब चीजों पर ले जाएंगे, किसी जगह का नाम बदलने पे ले जाएंगे। लेकिन जो मूलभूत सवाल है, जो लोगों की शक्ल बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं, आप शिक्षा पर लगातार आपका खर्च क्यों घट रहा है? स्वास्थ्य पर आपका खर्च क्यों घट रहा है? ये सवाल है जो ज्यादा मौजूद है, और उससे जुड़े ये सवाल है कि आप हमारे एसेट क्यों बेच रहे हैं। जी जी। एक चीज मैं बीच में इस विषय से थोड़ा सा अलग, आपने कहा कि शेयर बाजार में आज ऐतिहासिक गिरावट हुई है, 30 साल में सबसे बड़ी गिरावट हुई है। आज तो नहीं, हम लगातार 2-3 महीनों से हो रही थी, आज वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। आज उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक आम आदमी के लिए जो अर्थशास्त्री नहीं है, जो आर्थिक विषयों को नहीं समझता है, और वो शेयर मार्केट का इन्वेस्टर भी नहीं है, यह है मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी, और बहुत सारे देश के तमाम नागरिक, शेयर मार्केट गिरता है और चढ़ता है तो उनकी जेब पर क्या असर होता है, उनकी जीवनचर्या पर क्या असर होता है, और देश पर क्या असर होता है। एक बहुत संक्षिप्त सा, फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा सर। देखिए, हमारे देश का जो इंजन है वो 3 करोड़ के आसपास का मध्य वर्ग है। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चीजों में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है जिनकी। 3 करोड़ परिवार, सिर्फ 3 करोड़ परिवार इस देश में, उसी अध्ययन के अनुसार जो मैंने अभी पहले जिसका जिक्र किया, इस देश में 145 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस है, कि वो कंज्यूमर मार्केट में उसमें से बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो जीवन शैली में उनके है, उससे इस अर्थव्यवस्था में गति आती है। उसी तरह से हमारा जो इनकम टैक्स का आंकड़ा है कि 7-8 करोड़ लोग भरते हैं फॉर्म, लेकिन जो इनकम टैक्स देने वाले हैं वो भी संख्या इसी के आसपास है। ऐसी ही संख्या क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने वालों की आती है, और इतनी ही संख्या घूम फिर के इससे भी थोड़ी कम शेयर मार्केट में है। जो इन लोगों के पास सरप्लस होता है, उस पैसे का उपयोग कहाँ करें, तो उसमें एक एरिया शेयर मार्केट भी है। बहुत से लोग सोना खरीदने में करते हैं कि सोना रखते हैं, लोग जायदाद खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं। सॉरी, मुझे कुछ गले में खराश हो रही है। कोई बात नहीं साहब, आप 1 मिनट तो रुक जाइए, बोलने से तो नहीं, संभव है नहीं, कि कुछ नहीं, मैं बोलता थोड़ा धीरे बोलता हूँ। तो जी जी और कुछ लोग जो है कई बार इन चीजों से निराश होते हैं, तो शेयर मार्केट एक एरिया है जिसमें जाते हैं। ये सब हमारे सिंबल है, इनसे सबसे हमारी आर्थिक गतिविधियों का हाल थोड़ा पता चलता है। इनमें से कोई एक सूचकांक कोई आखिरी नहीं है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे सबसे हमारी हालत पता चलती है। अगर आज हमारा शेयर मार्केट टूट रहा है, और चीन का, हांगकांग का, कोरिया का, सिंगापुर का नहीं टूट रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें चिंता होना स्वाभाविक है। अगर हमारे अपने एक्सपोर्ट्स में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, और जो नए फैसले सरकार ने अभी अमेरिका जाके प्रधानमंत्री जी टैरिफ घटाने का करके आए हैं, एक ऐसे देश के साथ जिस देश के साथ व्यापार में हम थोड़े फायदे में थे। आप जानते हैं कि चीन से व्यापार में हमें
बहुत बार 100 बिलियन डॉलर नीचे रह जाते हैं। यानी चीन को हम जो सामान बेचते हैं और चीन हमें जो सामान बेचता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। यानी उसमें चीन फायदे में है हम हमारे साथ व्यापार करके, लेकिन अमेरिका के साथ व्यापार करके हम फायदे में थे। अभी जो प्रधानमंत्री जी करके आए हैं, उसका नतीजा ये होगा कि वो जो जिस चीज में हम फायदे में थे, वो फायदा कम हो जाएगा या बहुत घट जाएगा, या उसमें उल्टा हाल भी हो सकता है। जितना एग्रेसिव ट्रंप प्रशासन चल रहा है, क्योंकि वो टैरिफ की बराबरी की बात कर रहा है, वो हथियार हमें भेड़ने की बात कर रहा है, और वो इस तरह के जितनी भी हमें ब्रिक्स से हटाने की बात कर रहा है, हमारे जो भी संभवतः फायदे के स्रोत हो सकते हैं उन पर वो उसकी उंगली हमें नजर आ रही है। एनर्जी से हमें फायदा हुआ था, हम रूस से खरीदते थे कच्चा तेल सस्ते में, और उससे पेट्रोल डीजल बना के यूरोप और अमेरिका को भी बेच रहे थे, और उससे हम काफी फायदा, हमारी प्राइवेट कंपनियां भी, सरकारी कंपनियां भी कमा रही थी। अब अमेरिका एनर्जी में कह रहा है नहीं, हमसे भी खरीदो, उसके दाम ज्यादा है, और उसके दाम से लेने पे हमें वो फायदा नहीं होगा, ये भी कम होने की चांसेस है। तो ये सब मिलजुल के हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर इन खतरे की घंटी के साथ हमारा शेयर मार्केट भी गिरता हुआ नजर आए, हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे चला जाए, और हमारे जो एसेट्स हैं जिनको कहा गया कि 70 साल में हुआ क्या इस देश में, उन्हीं को बेच बेच के सरकार अपना खर्चा चलाए, तो इससे बड़ी खतरे की पोजीशन क्या होगी। ये एक साधारण तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई सवाल आपका बनेगा तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने अपने चैट बॉक्स में जुड़े हुए साथियों से कहूंगा कि अगर उनका कोई सवाल हो तो वो क्यों लिखकर आगे लिख दें टिप्पणियों के अलग, ताकि मैं छांट कर, वो अगर कोई सवाल इस लायक होगा तो मैं शीतल जी से जरूर वो पूछूंगा, और ये इंटरेक्शन जारी रहना चाहिए। सर, मैंने अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तब कुछ कंपनियां गिनाई जो जो बेची जा चुकी हैं या जिनको डिसइन्वेस्टमेंट जिनका हो चुका है। अब बैंकिंग का है 20% हिस्सेदारी बिकी गई, धीरे धीरे करके सब कुछ लालाओं के हाथ में जा रहा है देश। लाला यानी पूंजीपति या कॉरपोरेट, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, है लाला ही। तो इसके साथ एक सवाल अर्थव्यवस्था से, आर्थिक उससे हटकर सामाजिक न्याय पर है कि सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनमें 49.5% आरक्षण होता है, तकरीबन मतलब 50% बोलते हैं, लेकिन वो 49.5% आरक्षण होता है सरकारी जो भी प्रतिष्ठान है। प्राइवेटेशन के बाद ये आरक्षण भी खत्म हो जाता है सर। बिल्कुल, तो बहुत एकदम बहुत हद तक सामाजिक न्याय को नेस्तनाबूद करने के तरीकों में क्या ये भी एक तरीका है इस सरकार का? आपका ये जो आपकी शंका एकदम वाजिब है, और इससे उस समाज के बड़े हिस्से में, हम जानते हैं अभी देखिए जाति जनगणना का प्रश्न अनुत्तरित है, जिन राज्यों में, कुछ राज्यों में हुई है, उसने ये साबित किया है कि पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के और कमजोर हिस्सों की आबादी का प्रतिशत बहुत, जितना हम जानते थे उससे ज्यादा है, लेकिन उनकी सामाजिक ये इस तरह सांस्थानिक हिस्सेदारी जो है लगातार कम हुई है, इसके बावजूद कि आरक्षण लागू है। उसकी वजह यही है कि सरकारी क्षेत्र तो बहुत छोटा है, उसमें भी सब जगह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता, जहां हो पाता है उससे उनको थोड़ी हिस्सेदारी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इसकी वजह से वहां उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती। इससे उनके अंदर जो गरीबी या परेशानी है वो तुलनात्मक रूप में दूसरों से बहुत ज्यादा है। वो पहले ही पीछे थे, सामाजिक ढांचा हमारा ऐसा था, और इन चीजों से वो और पीछे हो रहे हैं। और इस समय दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है कि हमने जब ईडब्ल्यूएस भी लागू कर लिया है और उसको सुप्रीम कोर्ट की भी सहमति मिल गई है, अब उसके तमाम घपले सामने आ रहे हैं। एक तो ईडब्ल्यूएस में मेरिट की रैंकिंग बहुत नीचे है, इन पे हमेशा मेरिट की बात की जाती थी कि साहब दलितों को, आदिवासियों को आप आरक्षण से लाते हैं, इनमें कोई मेरिट नहीं होती। आप इस समय के किसी भी राज्य के आंकड़े उठा लें जहां कोई भर्ती हो रही है शैक्षणिक या शैक्षणिक क्षेत्र में, आप पाएंगे ईडब्ल्यूएस वालों का तो मेरिट का आंकड़ा बहुत नीचे होता है, और उसमें तमाम तरह के मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। तमाम शिकायतें आती हैं कि लोग इस कोटे में इधर से उधर गलत सर्टिफिकेट से उसका फायदा उठा ले रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो रिजर्वेशन जिस वजह से किया गया था कि समाज के कमजोर हिस्सों को उसकी मदद से मुख्य धारा में लाया जाएगा, और मुख्य धारा में एक सामाजिक बराबरी हमें नजर आएगी, एक सबको मौके मिलने का चांस आएगा, जो कमजोर रह गए हैं उनको सहारा दे के आगे लाया जाएगा, वो हो नहीं रहा है।
उल्टे ये हो रहा है कि उनमें से बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में डाल के छीन लिया जा रहा है, और जो सेक्टर बचा भी है उसमें ईडब्ल्यूएस वगैरह के जरिए चुनौती नई आ गई है। तो ये तो बहुत इससे सामाजिक जो तनाव है ये आने वाले दिनों में हमें परिलक्षित होगा। अभी तो उस पे पानी भले डाला हुआ है धर्म की चादर का, लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं, और ये बात बहुत जोर से फटेगी, और इसकी चीजें इकट्ठा होना शुरू हो रही हैं बहुत जगह से। जी जी, हमारे मेंबर हैं विजय त्रिपाठी जी, उनका एक सवाल है, जी व्हाई जीडीपी इन्फ्लेशन इज द सेम रेट एंड व्हाट अबाउट आवर फिजिकल डेफिसिट? शीतल सर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, फिस्कल डेफिसिट में मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और जैसे हम लोग क्या होता है कि जब से यूपीआई चला है, आजकल यूपीआई की बड़ी चर्चा है, और यूपीआई के आंकड़ों के आधार पर बहुत तरक्की बता दी जाती है। अब यूपीआई में क्या होता है, एक ही पैसा है, मान लो 10 रुपए है, एक बैंक से एक बैंक में आया, उससे दूसरे तीसरे बैंक में गया, तीसरे से चौथे जिसके यहाँ जाना है वहां गया, 4 जगह गया, आंकड़ों में हम उन चारों को जोड़ लेते हैं, तो वो जो 25 रुपए आए वो 100 रुपए हो जाते हैं, तो वो बड़ा फूला फूला नजर आता है। लेकिन जब हम सकल जीडीपी की बात करते हैं तब वो चीज नजर नहीं आती। तो हमने कहा ना, ये सरकार थोड़ा आंकड़ों की बाजीगरी भी कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी अर्थशास्त्री जो इस मामले के ज्ञाता है वो इस तरह की चीजों पे उंगली रख रहे हैं कि भाई अगर हमारा यूपीआई इतना बड़ा है, हमने फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर रखा है, तो हमारे जीडीपी में दिख क्यों नहीं रहा है? जो हमारा टोटल पैसे का हम साल भर का जोड़ रहे हैं अपना, उसमें ये उतना उछलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? उसमें हमारी अर्थव्यवस्था नीचे क्यों आ रही है? ये बात है, और ये अभी शंका के घेरे में। जी जी, शीतल सर एक सवाल राठौर साहब का है, आर राठौर, डॉलर को मार्केट में डालकर आरबीआई कब तक रुपये को बचा सकती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाउन प्ले नहीं कर रही है? जी, राठौर साहब ने बिल्कुल सही जगह पे उंगली रख दी है। अभी जो रुपया जहां है, ये हमने घूस दे के रोका हुआ है, यानी ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है। ये जैसे ही बाजार से अभी आरबीआई वो ठीक लिख रहे हैं, आरबीआई डॉलर डाल डाल के हमारे रिजर्व में से इसको रोकने की मजबूर कोशिश कर रही है कि जिससे मार्केट, एक और मार्केट टूट रही है, एक और रुपया टूट रहा है, सोने के भाव चढ़ रहे हैं, ऐसे में पैनिक न फैल जाए इसलिए ऐसा कर रही है। तो इससे एक तो हमारा रिजर्व खाली हो रहा है, दूसरे इस तरह के रोके जाने से हम बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो तो एक सीमित पैसा है, उसको हम कितने देर तक इसके रोकने में लगा सकते हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही। तो वो तो अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल्स हैं उनकी ताकत पे रुकता है, वो इस आर्टिफिशियल तरीके से बहुत देर तक नहीं रोका जा सकता। उनका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। जी जी, और ये केवल जेठी जी कह रहे हैं शीतल से सोना और महंगा होगा क्या? आपके पास कोई तथ्य? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना डॉलर के अगेंस्ट रुपया टूटेगा, सोना कैसे रुकेगा? सोना हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर, अगर हमें ज्यादा रुपया दे के डॉलर खरीदना पड़ेगा तो ज्यादा रुपया दे के सोना भी आएगा। ये तो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी जी, और शीतल नंदलाल यादव जी हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे, सर अमेरिका की नीतियों का प्रतिवाद न करने का कारण क्या है? अडानी या कुछ और? नहीं, आपने कह दिया, ये शंका सबको है कि एक कारण तो ये है ही है कम से कम, और बहुत प्रमुख कारण है। दूसरे, हमारी वही बात कि हमारे नेताओं ने अपने बारे में लोकल डोमेस्टिक मार्केट में या डोमेस्टिक विमर्श में तो ये बता दिया कि हम विश्वगुरु हैं और हम बहुत ताकतवर हैं, हम महाबली हैं, हमारे बिना दुनिया चलती नहीं है। कुछ इस तरह से दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी जब से आए हैं सारी दुनिया उनके बिना चल नहीं रही, कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम इसका बिल्कुल उल्टा पाते हैं। ये अभी जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई तो ये बहुत एक्सपोज हुआ। एक हमारे प्रधानमंत्री का भाषा ज्ञान का सवाल है, हालांकि दो हमने ट्रांसलेटर बैठाए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जिस तरह से ट्रंप अपनी हर बात को मनवा रहा था और हमारे प्रधानमंत्री किसी बात पर कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं रहे थे, लगभग हर बात उसकी ही मान रहे थे, एक तरह से चुपचाप सिर्फ हंस दे रहे थे। इससे तो ये लगता है कि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, जबकि हमने देखा कि उसी जगह बैठकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के मामले में अमेरिकन राष्ट्रपति का मुंह पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने कुछ ऐसी बात की जो यूरोप के हितों के और यूरोप के फैसलों के विरुद्ध थी, उन्होंने कहा नो, आप बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं, और उसने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, जोर से दिया पूरा। ये होता है जब आप में क्षमता होती है
जब आप में सामर्थ्य होती है। और वो दोनों वीडियोस हम लोगों के सामने हैं, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकता है कोई भी, कि देखिए एक राष्ट्राध्यक्ष कैसे अपने विरुद्ध कही हुई ट्रंप की किसी बात को ज्यों कहते हो नहीं स्वीकार रहा है, उसमें गलत है तो उसको गलत उनके मुंह पे कह रहा है, उनकी प्रेस के सामने कह रहा है। और एक हमारे सज्जन है कि वो वहां उनके मुंह से उसने कह दिया ब्रिक्स को बंद कर देंगे और ये हो जाएगा और वो कर दूंगा और फलाना ठिकाना। चुप। उसने कह दिया हम इंडिया बहुत टैरिफ लगाता है, हम टैरिफ बराबर करेंगे। चुप। ये क्या है भाई? आपको अपनी बात तो रखनी होगी। अगर आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे और आप कहेंगे आप महाबली हैं, आपसे आपके बिना दुनिया चल नहीं रही है, ये झूठ कैसे चल सकता है? जी जी। अच्छा सर, एक सवाल है इस बीच मेरा कि आधार कार्ड पर आजकल बहुत फोन आते हैं। आधार कार्ड पर 3,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन लीजिए, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, और ये लोन बैंक जाए बिना बट भी रहे हैं, मतलब मिल भी रहे हैं लोगों को। तो बेरोजगारी में लोग और खासतौर से युवा जो हैं वो लोन ले रहे हैं। इनमें से बहुत सारा लोन एनपीए में जा रहा है। तो इसके एकदम क्या दुष्परिणाम? आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इस तरह के जो पर्सनल लोन वगैरह हैं, उन लेने वालों की संख्या डबल से भी ज्यादा हो चुकी है और उन पे एनपीए होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने घर का काम, जरूरी काम चलाने के लिए कर्जा लेने पर विवश हैं। हमारा जो गोल्ड लोन था उसका मार्केट परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, कई फोल्ड बढ़ गया है वो तो इसका मतलब वो भी सोना गिरवी रख के अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। ये सब हमारे अर्थव्यवस्था की कठिनाई को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कितनी सच्चाई वो नहीं है जो सरकार के प्रचारक हमें बता रहे हैं या टीवी चैनल जिससे हमें गुमराह कर रहे हैं, जिस पे बात नहीं करते वो लोग और पता नहीं किन किन चीजों पे बात करते रहते हैं। जरूरी चीजों पर कोई बात हमारे देश में नहीं होती तो विमर्श से उन चीजों को गायब किया रहता है। लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो एक तो जो छुपाई जा रही है और दूसरे जिसको दूसरी तरह से बताया जा रहा है। जी सर, बजट घाटा बढ़ने के क्या दुष्परिणाम है? लगातार बजट घाटा बढ़ रहा है, तो हमारी जेब और भविष्य पर इसका क्या असर पड़ रहा है? नहीं, हम पे कर्ज बहुत बढ़ रहा है। हम 55,000 लाख करोड़ या 55,000 करोड़ शायद हमारा था जब मनमोहन सिंह साहब गए थे सत्ता देके। अब वो 2,20,000 करोड़ के आसपास है, तो 4 गुने से ज्यादा उससे हो चुका है। 4 गुना तो है ही साफ साफ। यानी पिछले 70 साल में जितना कर्ज हुआ था वो पिछले 10 वर्षों में उससे 4 गुना ज्यादा हो गया। तो ये सब निश्चित तौर पर हर व्यक्ति पर देनदारी तुलनात्मक रूप में बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसके पैरामीटर में दूसरी चीजें हमारी उतनी नहीं बढ़ रही हैं। तो ये सब खतरे तो आ ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी। जसलीन बहन पूछ रही है कि सर हमारे सेविंग बैंक में है, उसका क्या होगा? शीतल सर से पूछो कि जो हमारी सेविंग है, बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है जसलीन बहन ने सर। नहीं नहीं, जितना भी कर रखा है, जिसने भी कर रखा है, जिसका भी जो सेविंग में है, जब बैंकों की शेयर होल्डिंग बदलेगी, जो जो फैसले अब हो गए हैं, यानी वो प्राइवेट हाथों में जाएगा और तब निश्चित तौर पर बैंकों की मैनेजमेंट की ताकत जो सरकार के हाथ में पहले थी, यानी आपके हमारे हाथ में थी, हमारे आपके जरिए सरकार और सरकार के जरिए वहां, वो तो कमजोर हो ही रही है। और इसमें कोई बैंक अगर बंद होता है, टूटता है, तो हमारे आपके पैसे पहले जितना खतरे में थे उससे बहुत ज्यादा उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। ये तो सही है और जी। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन क्या किया जाए, यही सब कर रही है सरकार और इसके तर्क दे रही है। जी। चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं सर। ट्रम्प जिस तरह रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या सरकार के पास कोई योजना है जिससे ट्रम्प को ऐसा करने से रोका जा सके? सुमित बाली जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, पूछ रहे हैं। भाई सरकार के पास अगर कोई योजना है तो उसने हमारे आपके सामने तो कोई रखी नहीं है बात। जहां पे रखनी थी वहां वो कुछ बोले नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। तो हम आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें तो नहीं लग रहा कि इनके पास कोई योजना है। हमें तो उल्टा लग रहा है, जो टेस्ला पर या बिजली की कारों पर हमने 110% की ड्यूटी लगा रखी थी इंपोर्ट होने पर, वो घटा के हमने 15% कर ली। यानी हम चाह रहे हैं कि बाहर से ये कारें आए, तो जब ये आएंगी तो हमारे बाजार में जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में जो कारें बन रही हैं उनका बिकना कम होगा, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डाउन जाएगी, इंपोर्ट का बिल और बढ़ेगा। तो अभी तो सब चीजें हमें उल्टी ही दिख रही हैं, क्या कहा जाए। सर एक टीन का चश्मा लगाकर आए हुए हमारे साथी हैं KM, वो कह रहे हैं अब तक क्या बेचा है चाटुकारो, ये तो बता दो। तो
आपको मैं बता बताकर कोई देता हूं। फायदा नहीं है केएम साहब, है ना? नहीं, बता देते हैं। 179 बार पिछले 10 वर्षों में हमारी कंपनियों से उनकी इक्विटी बेची है, और अभी 36 कंपनियां नए फैसलों के हिसाब से लाइन में हैं जिनकी इक्विटी बेचना है। बैंकों की और बीमा वगैरह की तो बहुत बेच चुके हैं पहले ही, और उसमें प्राइवेट आ चुका है। अब इसमें बैंकों के जाने के बाद बहुत सारी चीजें बचेंगी नहीं। एयरपोर्ट बेच चुके हैं, पोर्ट बेच चुके हैं, तो अब बहुत मतलब अभी 10-15 साल ये सब बेच के चला सकते हैं। उसके बाद क्या बेचेंगे? बना तो कुछ रहे नहीं है ऐसा जिसकी वजह से कुछ हो। जी जी सर, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे अब समय 30 मिनट का है और मुझे लगता है आप बहुत बिजी रहते हैं, तो मेरे लिए ले पाना संभव नहीं होगा। और मैं रमनदीप साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया करता हूं, वो मेंबर बने हैं। और मैं 1 मिनट देख लेता हूं सर, उन्होंने योगदान दिया है। अगर उनका कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूं। बाकी बहुत सारे हमारे बाबूलाल शर्मा जी हैं, आपका बहुत धन्यवाद सर। सर समय नहीं है क्योंकि आधा घंटे का समय बहुत मुश्किल से शीतल पी सिंह जी मुझे खरी खरी सुनाने के लिए देते हैं, उसके बाद फिर मुझे खोटी खोटी सुनाने को देने लगेंगे और अगले बृहस्पतिवार से उपलब्ध नहीं होंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। मैं क्षमा के साथ इसे विराम दे रहा हूं। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, ज्ञानवर्धक है, रोचक है। इसके लिए शीतल जी आपको बहुत बहुत आभार सर। सर इस कार्यक्रम को अब मुझे लगता है अवधि 15 मिनट और बढ़ानी पड़ेगी सर। आज इजाजत दे दीजिए, अगली बार बढ़ा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का, सभी का आभार बहुत। संदेश झूठ से हटके।